Hello and welcome to Helios Coaching Himachal. Today we will discuss the question paper of Naib Tehsildar examination that has been asked in the mains examination which was conducted today. It is the first part of this series, so हम इस series को start कर रहे हैं तो step by step इसमें questions जो हैं वो हम discuss करेंगे. सेकंड पहले थोड़ा सा आपको हम इंफॉर्मेशन दे देते हैं अबाउट आर न्यू सेंटर दैट हैज बीन ओपनड एट संजौली एंड वी आर स्टार्टिंग द ऑनलाइन बैच फॉर जीएस जो एचएस का टेंटेटिवली जून में जो एग्जाम होगा उसके लिए हमने स्टार्ट किया विद 3 months ऑफ ड्यूरेशन सो यू कैन अवेल द अपॉर्चुनिटी एज सुन एज पॉसिबल. अब क्वेश्चन पेपर की तरफ चलते हैं. तो आपका जो क्वेश्चन पेपर था इट वाज ऑफ डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस. आपके 3 सेक्शंस में क्वेश्चन पेपर जो था वो पूछा गया था. क्वेश्चन 1 to 5 जो थे देवर ऑफ 60 मार्क्स एंड दे 60 वर्ड्स सॉरी एंड दे कैरिड 4 मार्क्स ईच. तो ये 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे इसमें. तो अब हम पहले स्टेप बाय स्टेप इन क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस करेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 1, highlight the importance of foreign travelers accounts as source of Himachal Pradesh ancient and medieval history. अब ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि एक जेनरिक काइंड ऑफ आपसे क्वेश्चन पूछा गया था. इट वाज अ जेनरिक काइंड ऑफ अ क्वेश्चन कि जिसमें एग्जैक्ट पॉइंट ना लिखते हुए आप एक जनरलाइज कर सकते हो स्टार्टिंग से लेके आगे तक और एक लिंक बना सकते हो कि क्या उनकी इंपॉर्टेंस थी. अब देखिए यहाँ वर्ड इंपॉर्टेंस है तो यू डोंट हैव टू गिव द रिकॉर्ड्स कि इसने ये लिखा इसने ये लिखा इसने ये लिखा. अब क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेनर ट्रेवलर्स अकाउंट्स. उनके अकाउंट्स की क्या इंपॉर्टेंस है एज अ सोर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एंशिएंट एंड मीडिएवल हिस्ट्री. कि उनके अकाउंट्स की उनके जो फॉरेन अकाउंट्स हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस रही एज अ सोर्स. मतलब हमको उनसे क्या इंफॉर्मेशन मिली जिससे हमने हमारी एंशिएंट और मीडिएवल हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया है. तो हेयर इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से हम लिख सकते हैं. जैसे अबू फैजल के बारे में हम आईने अकबरी और अकबरनामा के बारे में लिख सकते हैं. नेक्स्ट आपके पास हम फिरोज शाह तुगलक जैसे बताया था कि दलेल फिरोज शाही के बारे में हम बात करते हैं. वाज द पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ द स्क्रिप्ट्स एक्वायर्ड फ्रॉम ज्वालामुखी इन टेम्पल. तो हमें ज्वालामुखी के बारे में इंफॉर्मेशन मिली. ऐसा कुछ पॉइंट आप डाल सकते हैं कैसे हमने उसको लिंक किया. एंशियंट टाइम में चाइनीज यहाँ पे आए थे, कोरियन यहाँ पे आए थे, ग्रीक्स यहाँ पे आए थे. उन्होंने अपनी हिस्ट्रीज में क्या लिखा हुआ है उसको हम इसमें थोड़ा सा जो है वो रेफर कर सकते हैं. जैसे राजा उदित के बारे में बताया गया है दैट राजा वाज अ बुद्धिज्म फॉलोअर. हम हर्षवर्धन के बारे में बताया गया है, हुई चाओ के बारे में बोला गया है. तो हम वी कुड रिकंस्ट्रक्टेड हम उसको रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस रही. उसकी ये इंपॉर्टेंस रही कि इन अकाउंट्स की वजह से हमें जो इंफॉर्मेशन मिली वो जो इंफॉर्मेशन है दैट हेल्प्ड अस इन रिकंस्ट्रक्टिंग आवर हिस्ट्री. हम अपनी जो हिस्ट्री है उसको रिकंस्ट्रक्ट कर पाए और उसको बहुत अच्छे तरीके से हम आज के समय में जो है वो उसको स्टडी कर पाए. इसके इसी से ही रिलेटेड हमारे जो हिमाचल 360 है उसमें 2-3 चीजें जो हैं वो आई हैं. जैसे ये सारा जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ दैट इज फ्रॉम हिमाचल 360 फोर्थ एडिशन से हमें मिली है. हीलियोस कोचिंग की ये बुक है जहां से सारी इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं. नेक्स्ट योर हम ये इंग्लिश ब्रिटिश जो आपके पास ऑथर्स आए थे उनके बारे में. हाँ ऑल्दो इनका एंशियंट मीडिएवल हिस्ट्री लिखने में कोई रोल नहीं है बट उस हिस्ट्री की रिकंस्ट्रक्शन करने में इनका जो है वो रोल है. तो दैट इज वाई इनकी भी इंपॉर्टेंस ऑटोमेटिकली जो है वो बढ़ जाती है. तो दिस पॉइंट कुड हैव बीन एडेड जिसकी वजह से हमें मार्क्स जो थे वो इसमें मिल सकते हैं. नेक्स्ट हमें जो सिख रिलीजियस एंड एलाइड लिटरेचर ये भी आपकी इनिशिएशन ऑफ जब मॉडर्न हिस्ट्री आपका स्टार्ट हुआ था उस समय में इसे लिखा गया था. तो इस जो लिटरेचर है या उसको पुराने समय से भी लिखते आ रहे थे. तो उसमें जो जैसे श्री आदि ग्रंथ साहिब की बात करते हैं हम, खालसा नामा के बारे में बात करते हैं, चार बग्गे पंजाब, ये सारी लिटरेचर ऐसी है दैट हैज हेल्प्ड अस इन रिकंस्ट्रक्टिंग द एंशिएंट एंड मीडिएवल हिस्ट्री. नेक्स्ट देयर वर सर्टेन पर्शियन रूलर्स एंड ट्रेवलर्स काइंड ऑफ. जैसे अल-लुत्बी के बारे में हम बात करेंगे हु हैज रिटन किताब यामिनी अ पीरियड फ्रॉम 965 टू 1024 जिसमें कांगड़ा को भीमनगर बोला गया था एंड इंडिया वाज कॉल्ड द गोल्डन स्पैरो. तो इट इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपका यहाँ पे हम इंक्लूड कर सकते हैं. बाकी ये जितने भी आपके स्कॉलर्स या ऑथर्स के बारे में यहाँ पे बात है इनके कोई भी पॉइंट्स हम ले सकते हैं कि उन्होंने एंशिएंट और मीडिएवल के बारे में किस तरह से एक्सप्लेनेशन जो है वो दी है. दैट वुड हैव बीन योर परफेक्ट आंसर. आपको अच्छे मार्क्स उसमें जो है वो मिल सकते थे.
नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं सेकंड। स्टेट ब्रीफली द रिलीफ फीचर्स ऑफ कुल्लू वैली। अब यहाँ पे हमने वर्ड समझना है ब्रीफली और रिलीफ फीचर्स, और वैली की तो हम बात कर ही रहे हैं कुल्लू की। तो कुल्लू आपके पास किस तरह की वैली है? सबसे पहले तो आपको इस चीज की अगर आप इंफॉर्मेशन हो, जैसे हम आपके पास रिलीफ ये सॉरी ट्रांसवर्स वैली की बात करते हैं और स्ट्राइक वैली की बात करते हैं। तो ये स्ट्राइक वैली है कि ट्रांसवर्स वैली है? सबसे पहले तो अगर आप ये लाइन लिख दें फर्स्ट लाइन, तो आंसर वुड बी वेरी इफेक्टिव। एंड ब्रीफली वी हैव टू एक्सप्लेन इट, तो यू कुड ऑप्ट फॉर एनी ऑफ द थिंग। आप पैराग्राफ वाइज भी जा सकते थे और पॉइंट वाइज भी जा सकते थे, दैट वुड हैव बीन, जो भी आपको ज्यादा सीक्वेंस अच्छा रहता। बट ब्रीफली पूछा गया तो पैराग्राफ में लिखते विद हाईलाइटेड पॉइंट्स, तो दैट वुड हैव बीन मच मोर बेटर। तो इसके बारे में जैसे पूछा गया तो वी हैड टू एक्सप्लेन अबाउट द रिलीफ फीचर्स। रिलीफ फीचर्स का मतलब क्या होता है? क्या जियोग्राफिकल फीचर्स हैं उस एरिया के। तो सबसे पहले किस तरह की वैली है, उस वैली में किस तरह के लोग जो है वो रहते हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वाटर की मूवमेंट, लैंड की मूवमेंट के कारण क्या क्या इफेक्ट पड़े हैं, किस तरह की लैंड फॉर्म की फॉर्मेशन है। दीज आर ऑल द रिलीफ फीचर्स ऑफ द कुल्लू वैली, जिसको हम थोड़ा सा अच्छी तरीके से अगर लिख सकते थे, एंड वी वुड हैव स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स इन दिस क्वेश्चन। और हम इवन 360 हिमाचल 360 में इसका रेफरेंस जो है वो हमें मिला हुआ है, तो यू कैन डू दैट ऑल्सो, आप उसे भी देख सकते हैं, वहां से आपको काफी इफेक्टिव इसके बारे में आंसर्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, टूरिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज धर्मशाला डिक्लेरेशन? तो धर्मशाला डिक्लेरेशन के बारे में यहाँ पे बताया था 3-day नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट टूरिज्म मिनिस्टर्स, जिसको हम धर्मशाला डिक्लेरेशन के नाम से जो है वो जानते हैं। एंड इट एक्सप्रेसेस द कमिटमेंट टुवर्ड्स ग्रोइंग सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म एज प्लेसेस इंडिया एज अ ग्लोबल लीडर इन टूरिस्ट सेक्टर। तो ये आपके पास बाय 2047, तो इट वुड हैव बीन अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये आप इस आंसर को लिख सकते थे यहाँ से, तो आपके लिए ज्यादा ठीक रहता, आप इस क्वेश्चन को काफी अच्छे तरीके से जो है वो कर सकते थे यहाँ से इस इंफॉर्मेशन को। और हाँ, प्लस ये जो इंफॉर्मेशन है दैट हैज आल्सो बीन गिवन इन आवर वेबसाइट दैट इज हीलियोस कोचिंग शिमला, जिसको आप जा सकते हैं, जिस पे पढ़ सकते हैं और आपको वो चीज काफी अच्छी तरीके से जो है वो पता लगेगी। नेक्स्ट सेकंड पार्ट क्या था? हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म सेक्टर इन हिमाचल प्रदेश। तो इट इज द हिमाचल पर्सपेक्टिव, जिसमें हम रामायण सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट, हिमालयन सर्किट, जो स्वदेश दर्शन स्कीम के अंदर आती है, हिमालय जो है, जो हिमाचल है वो उसमें से कुछ इनिशिएटिव्स अपने लिए ले सकता है। प्रसाद एंड स्वदेश दर्शन स्कीम्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को लेवरेज किया जा सकता है फॉर हिमाचल। प्लस हिमाचल हैज आल्सो इंप्लीमेंटेड नई राहें नई मंजिलें स्कीम टू हाईलाइट सम ऑफ आवर लेसर नोन टूरिस्ट डेस्टिनेशन। ये भी इस डिक्लेरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है। तो लास्ट चीज, और इसका जो बेसिक फोकस था ना, इस चीज का बेसिकली क्या था कि जो कल्चरल, स्पिरिचुअल और हेरिटेज टूरिज्म है ना हिमाचल की, उसको बहुत प्रॉपरली इनकरेज किया जाए, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जिससे हमारा टूरिज्म जो है वो ग्रो कर सकता है। प्लस ये चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर आप HAS का एग्जाम भी दे रहे हैं या इन फ्यूचर कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं, तो उसके लिए इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, इट इज अ गुड क्वेश्चन। और इवन टूरिज्म की ग्रोथ के लिए कोई अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें आप ये पॉइंट जो है वो पुट फॉरवर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं, राइट अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं, इकोनॉमी के टर्शरी सेक्टर की बात हो रही है और उसकी परफॉर्मेंस बतानी है। तो बेटा ये आपकी हीलियोस कोचिंग की जो HAS की टेस्ट सीरीज थी 2023 की, उसमें ये क्वेश्चन हमने जो है वो पूछा है, इवेल्युएट द चैलेंजेस ऑफ टर्शरी सेक्टर इन हिमाचल प्रदेश, सजेस्ट द मेजर्स टू रॉबस्ट द टर्शरी सेक्टर इन हिमाचल प्रदेश। रॉबस्ट मतलब उसको कैसे हम दोबारा रिन्यू कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर था, तो देखिए यहाँ पे परफॉर्मेंस पूछी है, तो हमें परफॉर्मेंस के बारे में बताना है कि करंटली वो किस तरह से काम कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन द इकोनॉमी, आपकी इकोनॉमी में बहुत जबरदस्त रोल ये प्ले करता है, एज इट गिव्स यू एम्प्लॉयमेंट टू अ लार्ज स्केल ऑफ पीपल एंड प्रोवाइड सर्विसेज एंड ऑल्सो मेक्स द ट्रेड। तो ये टर्शरी सेक्टर ऑटोमेटिकली आपके पास इंपॉर्टेंट हो गया। इस क्वेश्चन को आप ऐसे अप्रोच कर सकते थे, एक लाइन में टर्शरी सेक्टर के बारे में हल्का सा इंफॉर्मेशन देके, with respect to HP you could have written 1 2 3 4 points and that would have been a very effective answer, जिसमें आप डाल सकते हैं कि
जो गवर्नमेंट के कॉन्स्टेंटली इंटरवेंशन के कारण परफॉर्मेंस इज इंक्रीजिंग, गवर्नमेंट जो इंटरवेंशन कर रही है उसकी वजह से परफॉर्मेंस इंक्रीज कर रही है, प्लस जो कॉमन पीपल हैं दे हैव टू पुट इन द एफर्ट्स, और वो एफर्ट पुट भी कर रहे हैं जिसकी वजह से जो टर्शरी सेक्टर है वो हमारा इंक्रीज कर रहा है। तो इस तरह के कुछ पॉइंट्स, प्लस जो स्किल डेवलपमेंट हिमाचल में चल रही है उससे भी आपका ये सेक्टर जो है दैट इज इंक्रीजिंग और उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज कर रही है। तो दैट वुड हैव बीन अ वेरी इफेक्टिव आंसर अगर आप इस तरह से इस आंसर को बनाते। नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट, डिस्कस द फोक कल्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश इन ब्रीफ। ब्रीफ मतलब छोटा, जितना कम में ज्यादा डाला जाए तो दैट इज ब्रीफ। तो हिमाचल प्रदेश, डिस्कस द फोक, जब फोक वर्ड आता है, कल्चर वर्ड आता है, दो बेसिकली दीज क्वेश्चंस आर नेवर ब्रीफ बिकॉज यू हैव टू एक्सप्लेन अबाउट फोक एंड कल्चर, बट यहाँ पे मार्क्स के हिसाब से या वर्ड्स लिमिट के हिसाब से हमें उस चीज को डिवाइड करना था। तो बहुत बढ़िया रहता अगर ये आंसर को हम कैसे अप्रोच कर सकते थे, जैसे एचपी के बारे में पूछा गया है। तो जैसे फोक कल्चर है तो फोक कल्चर के अंदर आपके थिएटर्स, फोक कल्चर के अंदर आपका बेसिकली बुक्स, आपकी पेंटिंग्स, योर सॉन्ग्स, योर कस्टम्स, ये सारी चीजें आती हैं। तो आप पॉइंट बाय पॉइंट इसमें बना के हर सेक्शन को आपके पास डिटेल में बता सकते थे। जैसे सॉन्ग्स के बारे में बता दिया, कल्चर के बारे, सॉरी डांसेस के बारे में बता दिया, फोक डांसेस के बारे में बता दिया, या से प्लेज के बारे में बता दिया। तो दैट वुड हैव बीन अ वेरी गुड आंसर। तो इनिशियली ब्रीफ में हम इसको इसी 4 पॉइंट्स की तरह बना के इस आंसर को अगर हम करते तो दैट वुड हैव बीन अ वेरी गुड आंसर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन 19th सेंचुरी इन इंडिया। 19th सेंचुरी में कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, हम क्या बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले कमर्शियलाइजेशन क्या होती है, किसकी, एग्रीकल्चर की, इन द 19th सेंचुरी। तो हम वापस जा रहे हैं, इनिशिएशन ऑफ ब्रिटिश एंड द एंडिंग ऑफ मुगल्स। तो ये इस पीरियड के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो दिस इज द पीरियड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। इसमें हमको सबसे पहले समझना है कि हमारे जो ब्रिटिश थे ना, ब्रिटिश उन्होंने क्या किया था, जो मुगल एम्पायर के, हम यहाँ पे एक पॉइंट डाल सकते हैं कि जो मुगल एम्पायर्स थे उनके पास पूरी एक लैंड होती थी और उस लैंड को वो हिस्सों में नहीं बांटते थे, वो पूरी लैंड को आगे मनसबदार या किसी भी रेलेवेंट गवर्नर्स को देके लोगों से काम करवाते थे। तो किसी की अपनी लैंड नहीं थी, तो लोगों में लड़ाई झगड़ा भी कम था लैंड के पीछे। बट जब ब्रिटिश आए ना, उनको समझ आ गया कि हमारी जो इंडस्ट्रीज है, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर हम इंडस्ट्रीज बना रहे हैं, वो ग्रो तभी करेंगी जब हमको कमर्शियल क्रॉप्स ग्रो करेंगे। जैसे इंडिगो हो गया, कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, जो खाया नहीं जाता बट आपको इफेक्टिव कहां पे हो सकता है, अगर मैं काम करूं इंडस्ट्रीज में एज अ रॉ मटेरियल, और इंडिया इज अ गुड प्लेस टू ग्रो द रॉ मटेरियल्स। दैट इज व्हाई धीरे धीरे जो आपके फार्मर्स थे, एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ कंसेप्ट आता है, आप लिख सकते हैं, दैट इज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन आपकी हुई जिसकी वजह से कमर्शियल एग्रीकल्चर को ग्रोथ मिला, क्योंकि हमारी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी उनको ब्रिटिश ने खत्म कर दिया, वहां से फॉरेन से सस्ते गुड्स लाके यहाँ की इंडस्ट्रीज को खत्म किया, जिसकी वजह से लोगों के पास जब काम धंधा नहीं बचा तो वो कमर्शियल एग्रीकल्चर की तरफ को क्या हो गए, शिफ्ट हो गए। तो ये आप एक इंट्रोडक्शन में कंसेप्ट डालते तो दैट वुड हैव बीन ग्रेट फॉर यू। प्लस फिर ये पॉइंट्स हम डाल सकते हैं, दैट इज एग्रीकल्चर वाज योर, हमने ये चीज तो मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी कि ब्रिटिश कॉलोनियल ब्रिटिश एरा आपका कौन सा समय का था, जो कि एक जो क्रॉप्स उगती हैं इनको हम कमर्शियल क्रॉप्स बोलते हैं। second half of the 19th century saw some increase in land under cultivation and agricultural production expanded at the average rate about 1% per year by the later 19th century. एक्सटेंसिव इरिगेशन ऑफ कैनाल नेटवर्क्स, पंजाब, नर्मदा, ये सारे पॉइंट्स आप डाल सकते हैं। फिर एग्रीकल्चर वाज मोर और लेस स्टैग्नेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। स्टैग्नेंट होने का रीजन क्या था, क्योंकि ब्रिटिश का प्रेशर बहुत ज्यादा था, तो स्टैग्नेंट तो होना ही होना है। नेक्स्ट, एम्फेसिस ऑन कैश एंड प्लांटेशन क्रॉप्स, ये मैंने बता दिया क्यों हुआ, क्योंकि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई थी, कुछ तो ऑप्शन चाहिए था। और ये सारी चीजें जो थी वो इवेंचुअली हमको लीड कर गई किस चीज के लिए, हमारा जो बेसिकली आपका डाउनफॉल था। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, दैट इज क्रिटिकल नोट ऑन द कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन 19th सेंचुरी। तो दिस वुड हैव बीन द परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जामिन द मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन इन एनसीआर। एनसीआर में क्या है मेजर कॉज। तो देखो बहुत कॉमन ये क्वेश्चन, बहुत ही जेनरिक है, बट हम इसको इतना इफेक्टिव बना सकते हैं। पराली के बारे में बात कर सकते हैं। हरियाणा और पंजाब में जो पराली जो है उसको जब जलाया जाता है तो उसका धुआं वहां पहुंच जाता है। दिवाली इफेक्ट, दिवाली की वजह से स्मोक बन जाता है,
that is heavy construction causing particulate and dust pollution, definitely construction बहुत ज़्यादा heavy है दिल्ली और इन एरियाज में, तो इस कारण से पॉइंट आप लिख सकते थे। यमुना कंटामिनेशन, टॉक्सिक फ्यूम emanating from the polluted rivers, दिल्ली has more vehicles than मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता कंबाइंड। तो बेटा ये बहुत ही जेनरिक आंसर था, तो ये पॉइंट्स आप इसको ऐसे लिख के एक्सपैंड कर सकते थे, एंड यू कुड हैव रिटन सम एग्जांपल्स, जैसे इवन ऑड स्कीम के बारे में कोशिश की गई, ट्रक्स के टाइमिंग्स को डिफाइन करने की बात की जाती है, प्लस और भी फिल्टर्स और एयर फिल्टर्स लगाए जा रहे हैं जगह जगह, तो दैट वुड हैव बीन द एग्जांपल्स और केस स्टडीज दैट यू कुड हैव गिवन इन इट, बट इसको लिख के भी आप जेनरिक सा आंसर बना के इट वुड हैव बीन परफेक्ट, तो आपका आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक रहता अगर ऐसे पॉइंट्स आप फॉलो कर लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द रीजंस व्हाई इंडिया स्टेड अवे फ्रॉम द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम्स IPEF ट्रेड पिलर। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे ना जो अमेरिका है उसको क्वेश्चन कर रहा है जी इंडिया, क्योंकि जो US है दैट हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इट, और इंडिया जो है वो बहुत ही ज्यादा इस चीज को फियर कर रहा है कि यार हमारी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिस्क्रिमिनेशन होगी, और एक ब्रॉडर कंसेंसस इज येट टू इमर्ज अमंग द नेशंस ऑन द इश्यूज ऑफ पब्लिक प्रोक्योरमेंट, तो एक ब्रॉडर कंसेंसस हमारे पास नहीं है, तो हमने ना एक इशू ये क्रिएट कर दिया है, क्योंकि अगर हम इजीली यहाँ पे US की बात मान लेते हैं ना, तो वो इट विल बी लाइक सरेंडरिंग इन फ्रंट ऑफ देम, तो इस कारण से हमने जो है इस चीज को अभी तक एक्सेप्ट जो है वो नहीं किया है, वी हैव नॉट एक्सेप्टेड इट योर इंडिया। वाई क्वेश्चन में देखिए ध्यान से होगी, इंडिया अवे क्यों है फ्रॉम द IPEF जो ट्रेड पिलर, इस ट्रेड में नहीं घुस रहा है इंडिया इसी कारण से, क्योंकि उसको लगता है कि यार अभी लोगों को इतना आइडिया ही नहीं है यार, हम इसमें घुस जाएंगे और नुकसान ओवरऑल, हम एक डेवलपिंग कंट्री है और किसी डेवलप्ड कंट्री के साथ हम एक अग्रीमेंट करेंगे तो इन द लॉन्ग रन हमारे लिए वो नुकसान हो सकता है। सेकंड, हम डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है डेफिनेटली, क्रॉस बॉर्डर डाटा फ्लोज एंड डेफिनेटली आज के समय में इतनी प्रॉब्लम हमारे इंडिया का आधार जो है वो लीक हो जाते हैं उनके इन्फॉर्मेशन, तो हम यार इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन को कैसे स्टोर, और हम ये सारी चीजें जब US के हाथ में दे देंगे तो डेफिनेटली हमारे लिए जो है वो प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाएगी, तो दैट इज वाई हम इस चीज को प्रॉपर्ली नहीं एक्सेप्ट पा रहे। कंसर्न्स रिगार्डिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ बाइंडिंग कंडीशनैलिटीज लिंकिंग द सेम, डेफिनेटली US हमेशा कंडीशंस के साथ आता है, जो जितनी भी आपकी कंट्रीज हैं डेवलप्ड, ये हमेशा कंडीशंस के साथ आती है। कंडीशंस देखो इनका तो इतना बुरा हाल है कि ये किसी UNEP के एनवायरनमेंट प्रोग्राम पे साइन ही नहीं करते हैं अगर इनको नुकसान होना दिख जाए, तो ये हमारी बात कहाँ पे सुनेंगे। तो इट इज वेरी राइट, इंडिया हैज डन अ वेरी गुड स्टेप, ऑल्दो यू हैव टू राइट अ बायस्ड, नॉट अ बायस्ड आंसर, यू हैव टू राइट अ डिप्लोमेटिक आंसर, बट इन अ जनरल थिंग इट इज वेरी राइट दैट इंडिया जो है दैट हैज स्टेड अवे फ्रॉम इट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आज के जो हमने डिस्कस किए हैं, प्लस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन आवर चैनल, एंड यू कैन कंटेक्ट ऑन फॉलोइंग नंबर्स फॉर मोर इंफॉर्मेशन। तो बेटा थैंक यू एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।